हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एडवांस वेब प्रोग्रामिंग की जो अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसके कंटिन्यूशन में हम अपना दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था और यूनिट 1 को हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट 2 क्या है और इसके सब टॉपिक्स क्या हैं। सो लेट्स मूव। तो यहाँ पे यूनिट 2 जो हमारे पास है वो है पीएचपी। इस यूनिट में हम पीएचपी क्या होती है, व्हाट इज़ पीएचपी, पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम इसे प्रोग्राम रेडी करते हैं फॉर वेब डेवलपमेंट, ये हम देखेंगे। देन जो हमारे पास कॉमन पीएचपी स्क्रिप्ट एलिमेंट होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स कैसे यूज़ होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पीएचपी में और डिफरेंट स्टेटमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं। एरेज का यूज़ हम कैसे करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एरेज हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। देन हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पीएचपी। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर ऊप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे पीएचपी में की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। किसी स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए उसको मैनिपुलेट करना है और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन अपनी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम फाइल को हैंडल करते हैं, कैसे हम डायरेक्टरी को हैंडल करते हैं, फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं और फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स मीन्स जहाँ पे कुछ बटन्स के माध्यम से आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे उन फॉर्म्स को प्रोसेस करेंगे और कैसे उन फॉर्म्स को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद हम कुछ एडवांस्ड पीएचपी कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे एंड एट द एंड हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बना के देखेंगे। तो ये आपके पूरे जो यूनिट 2 में पीएचपी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको वन बाय वन देखेंगे। आज पीएचपी का सबसे पहला लेक्चर है, ये बहुत लेंदी टॉपिक है तो हम इसे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पीएचपी क्या होती है और कैसे हम अपने सिस्टम को पीएचपी रेडी करेंगे। मीन्स अगर आपने पीएचपी की हेल्प से प्रोग्राम बनाने हैं और पीएचपी से बनाए हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है और कैसे अपने सिस्टम को पीएचपी रेडी बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ पीएचपी। आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ हम इसी पॉइंट पर फोकस करेंगे और इसी के अराउंड हम चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पीएचपी क्या होती है और इसका क्या क्या यूसेज है फॉर वेब डेवलपमेंट। सो व्हाट इज पीएचपी? अब पीएचपी वर्ड ये एक एक्रोनिम है फॉर पर्सनल होम पेज। जो सबसे पहले अर्लियर कॉन्सेप्ट आया था रिगार्डिंग पीएचपी उसका मतलब था पर्सनल होम पेज। तो यहाँ पे 1994 में राजमर लेल्डॉर्फ इन्होंने पीएचपी को क्रिएट किया था और ओरिजिनली पीएचपी के लिए इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो था पर्सनल होम पेज। इसके बाद अगर आप पीएचपी पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी कुछ प्री रिक्विजिट या प्री रिक्वायरमेंट हैं। वो क्या हैं? बेसिक चीज़ें, मींस वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो बेसिक चीज़ें हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आपको आनी चाहिए। CSS का बेसिक्स आपके पास क्लियर होना चाहिए और जावा स्क्रिप्ट्स आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं एडवांस वेब प्रोग्रामिंग ये जनरली आईटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो 6 सेम में एंटर कर रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है। तो आपको अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लीजिए ताकि आप पीएचपी को और अच्छे तरीके से जान पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 1994 में पीएचपी का ओरिजिन हुआ। पीएचपी को सबसे पहले पर्सनल होम पेज के नाम से जाना गया और ये डेफिनेशन दी थी राजमर लेल्डॉफ ने। ये एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स इसका मतलब इसका जो कोड है, सोर्स कोड है, वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मींस जैसे आप HTML लिखते हैं, जैसे आप CSS लिखते हैं, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, वैसे ही PHP भी लिखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स। आप PHP को
फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम www.php.net। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। PHP का जो अभी वर्जन चल रहा है वो है PHP वर्जन 8। इसका जो स्टेबल वर्जन है रिसेंटली जनवरी में लॉन्च हुआ है। तो आप PHP 8 से कोडिंग और प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स है PHP के। PHP जनरली जब भी आप कोई PHP फाइल लिखेंगे तो उसमें टेक्स्ट हो सकता है, HTML इंक्लूड की जा सकती है, CSS इंक्लूड की जा सकती है, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड की जा सकती है, एंड इसके अलावा जो PHP का अपना कोड है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स जो आप जनरल HTML पेज बनाते हैं उनको अगर आपने PHP पेज बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें PHP का कोड इंक्लूड करेंगे और इसका एक्सटेंशन, लेट सपोज आपके पेज का नाम है ABC, तो इसका एक्सटेंशन आप लिख लेंगे abc.php। तो इस तरीके से आप कोई भी PHP फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक HTML में आपकी चीज़ें होती हैं वो सारी इंक्लूड की जा सकती हैं। मीन्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उनको मर्ज कर सकते हैं विद PHP कोड। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका PHP कोड रन होता है वो आपका सर्वर पे रन होता है। आपने 2 टियर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा होगा। 2 टियर आर्किटेक्चर, अब ये क्या होता है एक बार मैं आपको हल्का सा डिटेल में समझा देता हूँ। 2 टियर आर्किटेक्चर का मतलब है जहाँ पे आपके 2 स्तंभ अवेलेबल होते हैं। स्तंभ मतलब एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। जहाँ पे आपके 2 स्तंभ अवेलेबल होंगे उनको बोलते हैं 2 टियर। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज ये हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के केस में, अगर आप google.com हिट करते हैं, google.com, तो जब भी आप google.com हिट करने जाते हैं तो google.com हिट करने के लिए आपको एक ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आप अपना ये एड्रेस डालते हैं google.com का। तो ब्राउज़र को हम बोलते हैं क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या करता है, आपने जो भी URL यहाँ पे हिट किया है उसको एज ए रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पे लैंड करवाएगा। तो यहाँ पे गूगल का सर्वर गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में रखा हुआ है जहाँ पे google.com के हिट होने पे आपको क्या पेज दिखाना है वो गूगल का सर्वर करेगा। तो गूगल का सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और वो रिस्पॉन्स आपके क्लाइंट साइट पे आपको एज ए गूगल का पेज मिल जाएगा। तो ये बेसिक प्रोसेसिंग होती है रिगार्डिंग 2 टियर आर्किटेक्चर। क्लाइंट से आप कोई भी लिंक विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र हिट करते हैं जैसे google.com, वो एज ए रिक्वेस्ट सर्वर पे जाता है। ये सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि मुझे कौन सा पेज एज ए रिस्पॉन्स क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। तो जैसे ये प्रोसेस पूरी होती है तो आपको रिस्पॉन्स में google.com का होम पेज दिख जाता है। तो ये है आपका 2 टियर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो PHP कोड होता है वो आपके सर्वर साइट पे एग्जीक्यूट होता है। जो ये सर्वर है इस साइट पे एग्जीक्यूट होता है, मगर आप लिखते कैसे हैं उसको, जो भी आप लिखेंगे उसका प्रोसेसिंग कहाँ से होगी, क्लाइंट साइट से होगी। मीन्स क्लाइंट साइट पे आपने एक HTML पेज लिखा, सॉरी एक PHP पेज लिखा, उसमें HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और PHP का यूज़ करते हुए अपना PHP पेज बनाया। तो जो PHP वाला कंटेंट है इसमें वो सर्वर साइट पे परफॉर्म होगा, उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन होने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स लाके देगा। और बाकी जो तीनों चीज़ें हैं HTML, JS, CSS, ये आपकी क्लाइंट साइट पे परफॉर्म होती हैं। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो PHP का कोड होता है वो एग्जीक्यूट किया जाता है सर्वर साइट पे और रिजल्ट आपका अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स प्लेन HTML की फॉर्म में आपके क्लाइंट साइट पे। क्लाइंट साइट मतलब आपके ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि PHP जो है, PHP इनिशियली PHP का फुल फॉर्म था पर्सनल होम पेज। पर्सनल होम पेज जो 94 में हमारे PHP के क्रिएटर ने दिया था, मगर एक्चुअल में एट प्रेजेंट PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। H फॉर हाइपर टेक्स्ट, प्री देन प्रोसेसर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपाइलेशन और जो बेसिक चेक होते हैं
वो आपके क्लाइंट साइड पे ही हो जाते हैं। तो बेसिकली PHP क्या है, आपकी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट हो सकती है, और यहाँ पे आप HTML भी एम्बेड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कंपाइल्ड होती है और प्रोसेस्ड होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मीन्स हाइपर टेक्स्ट में लिखी जाने वाली ऐसी लैंग्वेज जो ऑलरेडी कंपाइल्ड एंड प्री प्रोसेस्ड होती है। इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .php होता है। जब भी आप PHP फाइल बनाएं तो .php के माध्यम से उसे सेव करें। जैसे जावा फाइल आप सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ .java, JS फाइल आप यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। इसी तरीके से HTML फाइल आप सेव करते हैं विद .html एक्सटेंशन। इसी तरीके से जब आप PHP फाइल बनाते हैं तो .php एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब PHP क्या क्या कर सकती है। PHP एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। ये आपके डायनामिक वेब पेज बनाने में आपकी हेल्प करती है। दो टाइप के वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस की अगर बात करें तो दो टाइप के वेब पेजेस जनरली वेब डेवलपमेंट में यूज़ में आते हैं। पहला होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब लेट्स सपोज स्टैटिक एंड डायनामिक, दो टाइप के पास आपके पास पेज अवेलेबल है। स्टैटिक का मतलब होता है जहां पे आप क्लाइंट साइट से सर्वर साइट पे कोई भी डेटा ना ही भेज रहे हैं और ना ही सर्वर से कोई भी डेटा एज ए रिस्पॉन्स आप ले रहे हैं। मीन्स ये सिंपल वेब पेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, टेक्स्ट एंड वीडियो। यहाँ पे आप सर्वर पे कोई भी डेटा रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने एक बेसिक टूर एंड ट्रैवल की साइट बनाई जहाँ पे आप बुकिंग नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप साइट सीइंग में 4-5 टैब दे दीजिए कि दिल्ली में आप कहाँ कहाँ साइट सीइंग कर सकते हैं, बेंगलोर में आप कहाँ कहाँ साइट सीइंग का मतलब घूमना। तो ये सारी चीज़ें आप इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर दिखा सकते हैं, मगर वहाँ पे आप कोई भी डेटा रिगार्डिंग ऑपरेशन प्रोवाइड ना करें, तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक वेब पेज। ऐसे ही डायनेमिक वेब पेज क्या होते हैं, जहाँ पे आप क्लाइंट से डेटा सर्वर पे ले जा सकते हैं और सर्वर से डेटा क्लाइंट पे ला सकते हैं। जैसे आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो डायनेमिक वेब पेज की मदद से बनती हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे जीमेल है, आप लॉगिन करते समय अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं। फेसबुक, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं। जितनी भी वेबसाइट आप यूज़ करते हैं जनरली डायनेमिक वेब पेजेस की मदद से बनती हैं। आपको मैं अभी एक एज एन एग्जांपल एक स्टैटिक वेबसाइट भी दिखाऊंगा। डायनेमिक तो आपने लगातार देखी हुई हैं। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ PHP आप फाइल ऑपरेशन कर सकते हैं। मीन्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं सर्वर पे, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर्म डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उनमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फॉर्म डेटा का मतलब है, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है जिसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम का एक पेज है। इस यूज़र रजिस्ट्रेशन में कुछ लेबल्स और कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमारे बने हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे फर्स्ट नेम हमें प्रोवाइड करना है, दूसरे में हमें लास्ट नेम प्रोवाइड करना है। तो ये सारा क्या है, एक फॉर्म बना हुआ है और नीचे सबमिट बटन यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये एक फॉर्म, हम इसको बोलते हैं फॉर्म। तो इस फॉर्म में कोई भी डेटा आप प्रोवाइड करेंगे, वो डेटा विद द हेल्प ऑफ सबमिट बटन आप सर्वर पे भेज सकते हैं। तो सर्वर पे उसको कलेक्ट किया जा सकता है, इस फॉर्म डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म की जा सकती हैं। तो कोई भी चीज़ आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा PHP कुकीज़ सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। कुकीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके क्लाइंट साइट पे आपके डेटा को स्टोर करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो कुकीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जब भी आपको कोई सेशन बनाना है, लेट सपोज आपने यूज़र नेम पासवर्ड से फेसबुक में लॉगिन किया, तो फेसबुक क्या करेगा, एक कुकी आपके क्लाइंट पे बना लेगा और हर बार जब भी आप अपने प्रोफाइल पेज पे जाएंगे या कोई और पेज पे जाते हैं तो उस कुकी से क्या करेगा, आपको वेरीफाई करेगा। तो कुकी क्या है, आपकी क्लाइंट साइट पे ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपके एक सेशन क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो PHP क्या करता है, कुकीज़ को सेंड करना, रिसीव करना, ये सारा काम कर सकता है।
कुकीज़ के लिए आप हमारा जो एडवांस वेब प्रोग्रामिंग का ओल्ड कोर्स का लेक्चर है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उसका लिंक आपको साइड में अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम कुकीज़ बना सकते हैं, कुकीज़ क्या होती हैं। तो कुकीज़ के बारे में सारी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ PHP पेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डेटाबेस में कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, कोई वैल्यू डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो वो सारे काम आप विद द हेल्प ऑफ PHP कर सकते हैं। PHP यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, मीन्स यूज़र को लॉगिन करवाना है, यूज़र को लॉग आउट करवाना है, यूज़र को कौन कौन से पेज दिखाने हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी अवेलेबल करवानी है। तो ऑथेंटिकेशन से लेके ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूज़र को पहचानना। ऑथेंटिकेशन से लेके ऑथराइजेशन, दोनों काम यहाँ पे PHP कर सकता है। ऑथराइजेशन का मतलब कि उसको क्या क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपके डेटा को इनक्रिप्ट करना है तो वो काम भी यहाँ पे PHP कर सकता है। तो PHP बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। फेसबुक जो बनी थी, फेसबुक का बेस PHP ही था। बहुत सारी जो न्यूज़ की वेबसाइट हैं और बहुत जो हमारे ब्लॉग्स बनते हैं वर्डप्रेस पे, वो सारे PHP कोड पे ही बनते हैं। तो PHP बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए बहुत वाइडली यूज़ होती है। तो इसको सीखिए और वेबसाइट बहुत ईजी वे में क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अब PHP को चलाने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, what all resources we need to create and run PHP पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक वेब सर्वर चाहिए। वेब सर्वर बेसिकली आपके वेब डेवलपमेंट में, आपकी वेबसाइट को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वेब सर्वर के अलावा आपको PHP इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और आपको एक डेटाबेस MySQL यहाँ पे चाहिए। तो तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप PHP की हेल्प से वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल कीजिए, उसमें PHP डालिए और MySQL डालिए। तो जैसे ही आप तीनों चीज़ डालेंगे आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा टू रन ए PHP कोड। तो यहाँ पे ऑफिशियल PHP की वेबसाइट है php.net। यहाँ पे जाइए, इसके मैनुअल इंग्लिश install.php, इस पेज पे जाते ही आपको इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे चेक कीजिए कि कैसे हम PHP इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है कि कैसे हम PHP इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। जैसे ही आप इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल दिखेगा। तो जनरली आई थिंक मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे विंडोज़ बेस्ड सिस्टम होंगे। तो इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ सिस्टम में आप जाइए, यहाँ पे PHP इंस्टॉलर टूल्स ऑन विंडोज़, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे install.windowstool.php ये आपको पेज दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल इंस्टॉलर्स अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इसे IIS पे इंस्टॉल कर सकते हैं। IIS क्या होता है, बेसिकली विंडोज़ बेस्ड बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर होता है, जो आपके विंडोज़ में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। मगर अगर आपको सिंपल और इजी अप्रोच लेनी है और इफ़िशिएंटली काम करना है तो मोस्ट वाइडली यूज्ड यहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर और एक CMS है, वो है XAMPP क्या करता है, आपको वेब सर्वर प्लस PHP प्लस MySQL, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज XAMPP यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो XAMPP का फुल फॉर्म क्या है, देखिए XAMPP आपका 5 वर्ड से मिलके बना है, XAMPP। X का मतलब होता है विंडोज, X स्टैंड फॉर विंडोज, ये एक इंस्टॉलर है फॉर विंडोज। A का मतलब है अपाचे, इसके अंदर अपाचे का वेब सर्वर बाइंड होके आता है, अपाचे वेब सर्वर, तो आपको सर्वर भी मिल गया। M का मतलब है MySQL, आपको MySQL डेटाबेस मिलता है। और यहाँ पे एट प्रेजेंट आपको मारिया डेटाबेस मिलता है, जो कि सिमिलर टू MySQL है।
ठीक है। देन P फॉर PHP, मीन्स यहाँ पे PHP आपको मिलती है, और सेकंड है आपका पर्ल, तो यहाँ पे पर्ल। तो ये सब यहाँ पे आपको कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, मीन्स विंडोज़ के लिए जो जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड करता है। वेब सर्वर आपको यहाँ पे मिलता है, MySQL या MariaDB आपको मिलता है। MySQL अप टू PHP 5 MySQL था, PHP 5 के बाद आपको वहाँ पे MariaDB मिलता है। PHP लेटेस्ट PHP का जो इंस्टॉलेशन है वो मिलता है, और पर्ल का इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर आती हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ इंस्टॉल करनी है, और उसकी हेल्प से आप यहाँ पे PHP कोड लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप XAMPP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट वेबसाइट पे ले जाया जाएगा, apache friends.org index.html। अपाचे ने XAMPP आपको प्रोवाइड किया है, अपाचे, MariaDB, PHP, पर्ल। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू यूर ऑपरेटिंग सिस्टम XAMPP को डाउनलोड करना है। XAMPP अवेलेबल है फॉर लाइनक्स, फॉर OS X एंड फॉर विंडोज़। तो XAMPP आप यहाँ पे फॉर विंडोज़ डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे बताएगा कि कौन सा PHP का वर्जन इसमें इंक्लूडेड है। तो PHP 8.1.2, PHP 8.1.2 यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने इससे पहली स्लाइड में X का जो मतलब आपको विंडोज़ बताया था वो सॉरी फॉर दैट, वो रॉन्ग है। X से इनका एक सिग्निफिकेशन है फॉर XAMPP। तो XAMPP यहाँ पे जनरली सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। X एक सिग्निफाई करता है इनकी ब्रांड को, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट नोमेनक्लेचर आई हैव गिवन, X इज नॉट स्टैंड फॉर विंडोज़। तो X आपका जनरली इनका ब्रांड बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है। बाकी AMPP, अपाचे, MariaDB, PHP एंड पर्ल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे येलो से हाईलाइट किया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे अराउंड 165 MB का एक XAMPP का सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आपका XAMPP का सेटअप यहाँ पे डाउनलोड होता है, आप XAMPP को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे ही आप XAMPP.exe, जो XAMPP की exe है, इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल करने जाएंगे, तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम आएगी यूज़र अकाउंट कंट्रोल की। मीन्स आप यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है उसमें सिर्फ C ड्राइव है, और जनरली जो नए सिस्टम्स हैं उनमें सिर्फ एक पार्टीशन आता है। मैंने क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड थी, तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन कुछ नहीं किए। अब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं पार्टीशन कर सकता हूँ, मगर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नहीं किया हुआ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जब भी आप यहाँ पे C प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे, तो ये विद द हेल्प ऑफ एक जनरल इंस्टॉलेशन हो रहा है, मगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स आपको चाहिए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फ्यूचर स्लाइड्स में आप देखेंगे कि कैसे मैंने उसको सॉल्व किया है। तो ये एक वार्निंग आ सकती है, तो इस वार्निंग को आप ध्यान में रखिएगा। इस वार्निंग के बाद आप नेक्स्ट बढ़ेंगे, ओके कर दीजिए। ओके के क्लिक पे आप नेक्स्ट इंस्टॉलेशन विंडो पे आएंगे, तो यहाँ पे वेलकम टू XAMPP सेटअप विजार्ड आएगा। बिटनेमी इनका एक ओरिजिनल प्रोवाइडर है, ठीक है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट विंडो यहाँ पे दिखाई देगी, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, अपाचे, MySQL, फाइलजिला, मरकरी, टॉमकैट। तो आपको एक मेल सर्वर भी यहाँ पे मिलता है, मरकरी, और एक फाइल FTP सर्वर भी आपको यहाँ पे मिलता है। मीन्स फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी एक प्रोटोकॉल यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी सर्वर की फॉर्म में। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनबिल्ट हैं इसके अंदर, PHP एंड पर्ल। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के आपको कंसोल मिलने वाले हैं वो ये हैं। तो ये सब ऑलरेडी चेक्ड हैं, तो इनको इसी फॉर्म में रखिएगा, और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस फोल्डर में आपका PHP इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये C XAMPP फोल्डर पे इंस्टॉल होता है। आप चाहें तो इस फोल्डर पे क्लिक करते हुए अपनी इंस्टॉलेशन लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ और यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, और एट द एंड आपको यहाँ पे अनपैकिंग फाइल्स एंड इंस्टॉलेशन विंडो दिख जाएगी।
तो ये बार यहाँ पे ग्रीन होता रहेगा, और जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश हो आपका एक सक्सेस विंडो आ जाएगी जहाँ पे लिखा होगा कंप्लीटिंग द जैम्प सेटअप विजार्ड। इसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो इसका मतलब है जैम्प एक आपको कंट्रोल पैनल देता है जहाँ से आप अपने वेब सर्वर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो आपका डेटाबेस है उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। जो आपका FTP सर्वर है फाइलज़िला उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मेल सर्वर है उसको भी आप स्टार्ट स्टॉप और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो आपको वो कंट्रोल पैनल का विजार्ड दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका कंट्रोल पैनल इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एज एन वार्निंग और इश्यू यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट रनिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। तो यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है दिस विल वर्क फॉर मोस्ट एप्लीकेशन स्टफ बट वेन एवर यू डू समथिंग विद सर्विसेज देयर विल बी ए सिक्योरिटी डायलॉग और थिंग्स विल ब्रेक। तो यहाँ पे माइट भी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट की रिक्वायरमेंट हो और आपका जो सिस्टम है वो आपका जैसे आप चाहते हैं वैसे बिहेव ना करें। सो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप जैम्प चलाएं तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ आपको चलाना है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट यहाँ पे देख सकते हैं और उस जैम्प की एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स यहाँ पे चलाने के लिए हम क्या क्या यहाँ पे चेंजेस करेंगे। इसके अलावा आप जैम्प का कंसोल विंडो देखिए, यहाँ पे आपको मॉड्यूल मिलता है अपाचे को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे देन आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं। MySQL को आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फाइलज़िला, मरकरी, टॉमकैट इन सबको आप स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वन बाय वन इनको भी देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट, कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से अपने जैम्प को स्टार्ट कर सकते हैं। सो रनिंग जैम्प विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। जो आपका विंडोज़ का स्टार्ट बटन होता है क्लिक करना है। मेन्यू आइटम से आपको जैम्प को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप जैम्प को सेलेक्ट करेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो जैम्प पे आप राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा कि जैम्प की जो बाइनरीज हैं और जैम्प की जो मेन शॉर्टकट्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उस लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैम्प कंसोल या जैम्प कंट्रोल पैनल का जो शॉर्टकट है उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करनी है। तो प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में आपको एडवांस बटन पे क्लिक करना है और एडवांस बटन पे आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा कि कैसे आपको जैम्प को स्टार्ट करना है। तो जैम्प को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक बॉक्स दिखेगा, उसके चेक बॉक्स को आपको चेक्ड कर देना है और उसके बाद अप्लाई करके सेव कर देना है। इस तरीके से आप जैम्प को हमेशा विद द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्निपेट यहाँ पे दिखाया है कि कैसे हम इस काम को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट में जाइए। ये विंडोज़ 11 के लिए स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ पे जैम्प जैसे ही आपने सर्च किया तो जैम्प यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैम्प में आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला सकते हैं, मगर हमेशा आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इस बेटर ये है कि जैसे ही आप जैम्प के आइकन पे क्लिक करें ऑटोमेटिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ चले। तो आपको उसके लिए क्या करना है, फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप जैम्प की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे कि जैम्प कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। आपको यहाँ पे 4 शॉर्टकट्स दिखेंगे। तो जैम्प के कंट्रोल पैनल पे आपको जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नाम का एक बार दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के बार पे क्लिक करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज की विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। तो जो विंडो आपकी खुली है बाय डिफॉल्ट विंडो वो शॉर्टकट में खुली है। शॉर्टकट में आप देखेंगे कि आपके पास है एडवांस टैब। इस एडवांस टैब पे आपको क्लिक करना है
और यहाँ पे जैसे ही देखेंगे आप, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये आपको दिखाई देगा। तो इसका जो ये है, ये मैंने अभी चेक किया हुआ है, तो ये इस तरीके से नीला होना चाहिए। तो जैसे ये नीला है, इसका मतलब आपने इसको चेक कर दिया है। तो यहाँ पे ओके बटन मार्क कीजिए, ओके के बाद अप्लाई मार्क कीजिए, देन ओके मार्क कीजिए। तो आपका जैम्प कंट्रोल पैनल विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ये पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम पे। इसके अलावा कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और मेरा पोर्ट 80 ऑलरेडी ऑक्यूपाई है। तो आपको इस टाइप का यहाँ पे एक प्रॉब्लम देगा कि पोर्ट 80 इन यूज एंड वी आर अनेबल टू ओपन प्रोसेस विद PID 4। PID मीन्स प्रोसेस ID। सो अपाचे विल नॉट स्टार्ट। तो अपाचे के लिए आप अपाचे विल नॉट स्टार्ट नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं पोर्ट कैसे चेंज करेंगे। अभी इस विंडो में मैंने पोर्ट चेंज किया हुआ है, तो इसलिए दिखा रहा है कि अपाचे स्टार्टेड ऑन 8080 पोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने 8080 कर दिया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया था पहले, ये मैंने बाद में लिया हुआ है। तो 80 से 8080 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें सिंपली एक सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखते हैं क्या है। क्लिक ऑन अपाचे कॉन्फ़िग बटन। आपको क्या करना है, जो आपने इससे पहले कंसोल देखा है, इसके कॉन्फ़िग बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्फ़िग बटन में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट द std.conf फाइल, इस कॉन फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे listen 80 को सर्च मारना है। listen 80 जो लिखा हुआ है आपको चेंज करना है विद listen 8080। तो 80 से आपने क्या किया, पोर्ट नंबर चेंज करके 8080 कर दिया और देन इस फाइल को सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब आप जब अपने PHP कंसोल को यूज करने जाएंगे, मींस एक्चुअल जो आपका PHP है ब्राउजर में कैसे रन होगा, विद द हेल्प ऑफ लोकल होस्ट 8080 आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 80 पोर्ट ओपन होता तो आप बाय डिफॉल्ट 8080 पे हिट करके आप अपना ब्राउजर में PHP कंसोल देख सकते थे। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपाचे के कॉन्फ़िग पे जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे httpd.conf फाइल देखेंगे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ नोटपैड ओपन हो जाएगी। तो ये httpd.conf इन द फॉर्म ऑफ नोटपैड ओपन हो गई। यहाँ पे आपने जो listen 80 है, ये पहले listen 80 था, मैंने इसको 8080 कर दिया। तो आपने listen 80 सर्च करना है और listen 80 की जगह आपने listen 8080 करना है। तो जैसे ही आप चेंज करेंगे, आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, सेव करें और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दें। इसके बाद आप देखेंगे, आप अपने एक्शंस में जाके अपाचे को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप अपाचे को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अपाचे इज ऑलरेडी रनिंग ऑन दिस पोर्ट एंड अल्टीमेटली कंट्रोल पैनल इज रेडी। सो पोर्ट 8080 इज इन यूज एंड यू कैन यूज योर एप्लीकेशन वाया 8080 पोर्ट। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको देखना है कि मेरा जैम्प प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट .8080 हिट करना पड़ेगा। इससे आपका जैम्प का होम पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको जैम्प का होम पेज एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लोकल होस्ट 8080 जैसे ही हिट किया तो इसने बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड नाम का पेज दिखाया और ये मेरा जैम्प का होम पेज मुझे दिख रहा है। ये आपके लोकल में एक एप्लीकेशन रनिंग मोड में है जो कि जैम्प चला रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं या कोई भी आपको सेटिंग्स देखनी है, तो आपको PHP My Admin टैब पे क्लिक करके आप अपनी सेटिंग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको PHP My Admin पेज पे ले जाएगा और यहाँ से आप MySQL और बाकी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको SQL क्वेरीज चलानी है तो SQL यहाँ नाम का यहाँ पे टैब है, इसमें आप क्वेरी चलाइए। इसके अलावा आप यहाँ पे सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि डेटाबेस आपका क्या चल रहा है, किस पोर्ट पे चल रहा है, उसका यूज़र क्या है। इसके अलावा वेब सर्वर आपका कौन सा है, कौन सा वर्जन है वेब सर्वर का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग्स पोर्ट में जाके आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं, यूज़र अकाउंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपकी जैम्प की सेटिंग्स के रिगार्डिंग है। तो ये बेसिक है कि कैसे आपको विद द हेल्प ऑफ जैम्प अपने लोकल होस्ट पे किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है और कैसे उसे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे ब्राउज़र में अपनी जो पेज है उसको एक्सेस करते हैं। तो मैंने क्रोम यहाँ पे ओपन किया है और मेरा अभी नेट ऑफ है। तो मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं गूगल को हिट करूँगा तो मेरा नेट ऑफ है। अब यहाँ पे मैं अपने जो लोकल में मैंने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो लोकल होस्ट सेमीकोलन 8080, तो इसको मैं जैसे ही हिट करूँगा, एंटर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे जनरली अगर मेरा जैम्प सर्वर चल रहा है तो मुझे यहाँ पे जैम्प का होम पेज दिखेगा। एट प्रेजेंट जैम्प यहाँ पे रनिंग मोड में नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैम्प मेरा ओपन हो चुका है। जैम्प में जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है पोर्ट 80 इज इन यूज़। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें दिखा रहा है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है रनिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। तो मैंने इसको चेंज किया था, तो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के साथ ये चल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि पोर्ट 80 यूज़ में है। अब मैं जैसे ही अपाचे स्टार्ट करने जाऊँगा, अब ये पोर्ट 8080 पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपाचे आपका ट्राई कर रहा है कि वो स्टार्ट हो जाए। अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अपाचे ऐप, आपको ये लाइन दिख रही है। इट मीन्स यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो गया है और ये रनिंग मोड में अब है। पोर्ट्स की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रही हैं 443 एंड 8080। आप यहाँ पे कन्फिग में जाएंगे, कन्फिग में आप अपाचे httpd.conf फाइल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिसन वाला अपना जो सेगमेंट है उसको देखना है। तो लिसन 8080 मैंने यहाँ पे वैल्यू कर रखी है। मैच केस हटा देते हैं, फाइंड नेक्स्ट। तो लिसन 8080 यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पे इसको 80 से 8080 कर दिया है, इसको क्लोज कर दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे माई को भी स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने माई स्टार्ट कर दिया है। माई को स्टार्ट करने के बाद अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे गया। ब्राउज़र पे जैसे ही मैं लोकल होस्ट 8080 को हिट करूँगा, मुझे यहाँ पे जैम्प का जो बेस विंडो है, जो उसका होम पेज है, वो अप एंड रनिंग मोड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप, अगर आपको PHP इसकी एडमिन सेटिंग को देखना है तो आप PHP माई एडमिन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको PHP माई एडमिन तो ये दिखना चाहिए यहाँ पे। चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो PHP माई एडमिन के थ्रू हम अपनी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर की सारी सेटिंग दिख रही हैं। MariaDB यहाँ पे यूज़ हो रहा है और इसका जो पासवर्ड है, सॉरी यूज़र नेम है, वो है रूट। लोकल होस्ट पे ये चल रहा है। इसके अलावा वेब सर्वर आपका क्या है वो यहाँ पे दिख रहा है और बाकी PHP माई एडमिन की सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अगर आपको कोई क्वेरी यहाँ पे चलानी है तो अपने SQL जो आपकी विंडो है वहाँ से आप अपनी क्वेरी चला सकते हैं। माई SQL में जाएंगे, आपको यहाँ पे टेबल्स भी दिखेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा डिफरेंट टैब्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन टैब्स पे जाके आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिक है अबाउट हाउ टू इंस्टॉल जैम्प सर्वर इन योर PC सो दैट वी कैन रन PHP फॉर वेब डेवलपमेंट। तो ये बेसिक मैंने आज आपको बताया कि कैसे हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम पे PHP इंस्टॉल करते हैं, कैसे MySQL एम्बेड करेंगे। ये सारा एज एक पैकेज हमें मिलता है, तो हमें बाकी चीज़ें इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसको बंद करना है तो आप यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे, स्टेटस चेंज डिटेक्टेड, तो MySQL आपका स्टॉप मोड में आ जाएगा। इसी तरह से अपाचे को स्टॉप करेंगे तो अपाचे आपका स्टॉप मोड में आ जाएगा। आपको उसके बाद क्विट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्विट पे क्लिक करेंगे, आपका जो जैम्प सर्वर है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोबारा से अगर इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे या लोकल 8080 को रिफ्रेश करना चाहेंगे
तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना XAMPP सर्वर यहाँ पे बंद कर दिया है। वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड। देखिए आपका यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 पे आप कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे XAMPP सर्वर को अप एंड रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको, मैंने एक चीज़ और बोली थी अभी कि कैसे हमारे पास दो प्रकार के पेजेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक पेज एंड एक होता है डायनेमिक पेज। तो जो भी आप वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो होता है हमारा डायनेमिक पेज, और स्टैटिक पेज हमारे ऐसे पेजेस होते हैं जो बेसिकली जहाँ पे सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस हमारा कुछ कंटेंट हमें अवेलेबल होता है। तो एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल स्टैटिक वेबसाइट का दिखाऊंगा। मैंने अपने चैनल के लिए एक छोटी सी वेबसाइट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म से मैंने बना रखी है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बार उसको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे knowledgenest.carrd.co, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटली आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सिंपल कंटेंट लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ कोडिंग। देन लर्न मोर करेंगे तो हम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो हम टेलीग्राम में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जीमेल पे हम अवेलेबल हैं। देन इसके नीचे मैंने अपने कोर्स कंटेंट डाले हुए हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग सी, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, एंड एट द एंड मैंने सारे अपने सोशल मीडिया हैंडल डाले हुए हैं। तो टेलीग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, सब जगह हम अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे, ये क्या है, एक बेसिक मैंने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है जिसमें आप जनरली मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप बेसिक बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी डेटा सर्वर को नहीं दे सकते हैं और सर्वर से कोई भी डेटा नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि कैसे हम XAMPP इंस्टॉल करते हैं और कैसे विद द हेल्प ऑफ XAMPP हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से PHP को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि कैसे हम PHP में हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे और कैसे उसे वेब पेज में परफॉर्म करेंगे, कैसे विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस हम हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपके मोबाइल एंड आपके डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लेक्चर को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो, शेयर कीजिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है, तो ट्राई कीजिए इस नॉलेज को स्प्रेड करने में मेरी हेल्प कीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे आपको नोट्स अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जीमेल आईडी हमारी है knowledgenest@gmail.com। कोई भी क्वेरी है, पर्सनल क्वेरी है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। पढ़ते रहिए और लगातार अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। ओके, बाय एंड थैंक यू वंस अगेन।